वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का नेम है केमिकल काइनेटिक्स। तो हम सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं, केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर कौन सा है? 4th नंबर है, नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अब आते हैं हम यहाँ पर इस काइनेटिक्स पे आते हैं। पहले तो ये जो काइनेटिक्स वर्ड है, ये काइनेटिक्स वर्ड रियल में एक ग्रीक वर्ड है काइनेसिस। ये काइनेसिस से डिराइव्ड हुआ है और काइनेसिस का मीनिंग होता है मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट। किसका मूवमेंट? केमिकल्स का मूवमेंट। कहां से कहां मूवमेंट होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर मूवमेंट होगा। तो केमिकल काइनेटिक्स रियल में क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ द रिएक्टेंट टुवार्ड्स प्रोडक्ट। ये हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। अब बेसिक चीजें हम समझते हैं पहले कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स है। क्या क्या है? मेन 3 कंसेप्ट्स है। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के बेसिक जो है वो 3 एस्पेक्ट्स है। क्या क्या है? बेसिक कितने हैं? 3 है। फर्स्ट क्या है? वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। क्या वो रिएक्शंस अपने आप हो सकती है या नहीं? क्या वो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो इसकी हमें जो इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी? सिंपल सा है, फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर, यानी वो केमिकल रिएक्शंस अपने आप होगी या नहीं। अब हमें मालूम है कि डेल जी के 3 पैरामीटर्स होते हैं। पॉजिटिव का मतलब है डेल जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो रिएक्शंस कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। वो रिएक्शंस अपने आप नहीं होगी। शॉर्ट में लिख देता हूं, नॉन स्पॉन्टेनियस। यदि डेल जी की वैल्यू कैसी आ जाए? नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो रिएक्शंस होगी। और थर्ड हमारे पास क्या है? डेल जी की वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस है। रिएक्शंस जितनी होनी थी हो चुकी है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है। तो डेल जी हमें क्या बताएगा? वो रिएक्शंस हो सकती है या नहीं हो सकती है। सेकंड जो हमारे पास मेन एस्पेक्ट्स है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का, वो है होगी। मान लो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा? द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टू बी कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का कितना अमाउंट, तो यहां क्या लिख दूं मैं? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिफोर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने से पहले कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा? आधा रिएक्टेंट चेंज होगा, 30% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, 70% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। ये सारी हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? केसी। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो सिंपल सा क्या मीनिंग? यदि केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मैक्सिमम रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया है? प्रोडक्ट में। यदि केसी की वैल्यू मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। केसी की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम बना है। ये इसके मीनिंग हो गए। दी केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत कम बचा है और मैक्सिमम रिएक्टेंट किस में चेंज हो गया है? प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। तो केसी हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शंस के अंदर का जो रिएक्टेंट है उसकी कितनी अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हो गई है। थर्ड हमें कौन देगा इंफॉर्मेशन? ये केमिकल काइनेटिक्स देगा। और वो क्या है? स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्पीड और रेट से हमें क्या मालूम चलने वाला है? स्पीड ज्यादा है या उसकी स्पीड कम है? तो हमें इससे क्या आइडिया मिलने वाला है
टाइम टेकन बाय ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को पूरा होने में या उसको इक्विलिब्रियम अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम की इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा? उस रिएक्शन की स्पीड देगी। सिंपल सा है, यदि उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा या वो रिएक्शंस जल्दी हो जाएगी, और यदि टाइम स्पीड रिएक्शंस की बहुत स्लो है तो उस रिएक्शंस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। और हम इसी थर्ड पैरामीटर के अंदर आता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या स्टडी करने वाले हैं? स्पीड और रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। ये तो हमारे पास हो गया यहां तक का। अब आते हैं अगला टॉपिक। ये तीनों तो हमारे पास क्या हो गए? किसी भी केमिकल रिएक्शंस के बेसिक फंडामेंटल क्राइटेरिया है, होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा और उसको कितना टाइम लगेगा। अब आते हैं हम लोग हमारे केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक पर। केमिकल काइनेटिक्स, तो फर्स्ट हम क्या चेक कर लें? इसकी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है? ये केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन है। क्या है? सिंपल सी है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां पर इन तीन चीजों की स्टडी होनी हो। किन किन तीन चीजों की है? फर्स्ट हमारे पास क्या है? द रेट और स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां ये तीन चीजें स्टडी होगी। फर्स्ट क्या है? स्पीड और रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। सेकंड क्या होगा? वो फैक्टर जो इस केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, जिनको वो फैक्टर जिनको चेंज करने से केमिकल रिएक्शंस की स्पीड चेंज हो सकती है, कम भी हो सकती है या बढ़ भी सकती है। और तीसरा है मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड। उस रिएक्शंस को होने किस तरह, उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो तीन फंडामेंटल क्या क्या पॉइंट हमारे पास है? तो क्या है? ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about अब यहां मैं तीन वो पॉइंट लिख रहा हूं, किन किन के बारे में डील्स करेगी। फर्स्ट हमारे पास क्या है यहां पर? फर्स्ट करेगी रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शंस की रेट क्या है। सेकंड बी में क्या करेगी? सेकंड में हमारे पास ये करेगी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर है जिससे उस केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है वो चेंज हो सकती है। जैसे टेम्परेचर, जनरली हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड या रेट इंक्रीज हो जाती है। तो वो सारे फैक्टर्स यहां पे आएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे फैक्टर है। थर्ड हमारे पास क्या है? द मैकेनिज्म by which reaction proceed। ये हमारे पास क्या हो गई? केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशंस हो गई। क्या है केमिकल काइनेटिक्स? क्या है? ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द, फर्स्ट हमारे पास क्या है? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की रेट कितनी है, ज्यादा है या कम है। सेकंड है फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। और थर्ड हमारे पास क्या है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है इसकी मैकेनिज्म क्या है। इन तीनों पॉइंट की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में होती है उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब हम चलते हैं कि स्पीड के अकॉर्डिंग, इसी में हम लोग आ रहे हैं कि हमने बात करी है केमिकल काइनेटिक्स में किसकी बात होगी? हमारे पास रेट की होगी। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उनकी रेट के अकॉर्डिंग, उन रिएक्शंस की स्पीड के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में उनको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? हम यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं उनको। तो यहीं पर हम लोग आगे चलते हैं। किसके बेस पर है? अगला जो क्लासिफिकेशन है सिंपल सा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड
ऑफ ए केमिकल, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, दे आर क्लासिफाइड एज। अब उनको तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उनको उनकी स्पीड के बेसिस पर, उनकी रेट के बेसिस पर, फर्स्ट हमारे पास क्या कर दिया है, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है और ये कुछ सेकंड्स में ही कंप्लीट हो जाती है। और इनमें कौन आता है, जिसमें कौन यूज आते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। जिनमें आयोनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्शंस करते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, वो जो रिएक्शंस है वो बहुत क्विक हो जाती है, वो कुछ सेकंड्स में हो जाती है, कई बार तो वो नैनो सेकंड्स में भी हो जाती है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आई, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। सेकंड क्या आई, इसी की बिल्कुल अपोजिट, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन सी हो गई, ऐसी रिएक्शंस जो बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन होने में 3, 4, 5 दिन लग जाते हैं। सेकंड एग्जांपल है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में है, जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके होता है, जब वो अदर स्मॉल एलिमेंट्स में चेंज होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज होता है, तो उसको चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। तीसरा हमारे पास हमने 10th में पढ़ा था रेंसिडिटी। जो फूड मटेरियल होते हैं, जो ऑयल में प्रिपेयर्ड होते हैं, वो अनप्लीजेंट स्मेल देना स्टार्ट कर देते हैं और उसको होने में कुछ टाइम लगता है। तो वो रिएक्शन सारी कैसी है, बहुत स्लो है। तो यहां मैं एग्जांपल लिख देता हूं, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन में क्या लिख दूं मैं, एक बार एक लिख देता हूं, रेंसिडिटी। डीके का मतलब आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में है, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तीसरा एग्जांपल लिख देता हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो रिएक्शंस है, ये जिनके मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ये बहुत स्लो होती है। कुछ रिएक्शंस तो ऐसी भी होती है जिनको कंप्लीट होने में बहुत साल लग जाते हैं, जैसे डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब थर्ड, अच्छा एक और चीज, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन में कौन रिएक्शंस करता है, आयोनिक कंपाउंड्स तो नहीं करेंगे, तो करेंगे कौन, कोवैलेंट कंपाउंड्स रिएक्शंस। जनरली कोवैलेंट कंपाउंड रिएक्शंस करेंगे वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस में। और थर्ड क्या है, ना तो बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट है, तो उन्हें कहते हैं मॉडरेट रेट केमिकल रिएक्शन, जिनको होने में 1 घंटा, 1 आवर, 2 आवर, 10 आवर या 1 डे तक लग सकता है, उन्हें हम किस में कंसीडर करेंगे, मॉडरेट रेट केमिकल रिएक्शंस। और इनमें जनरली कौन रिएक्शंस करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। इनमें भी कोवैलेंट कंपाउंड ही आपस में रिएक्शंस करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, सिंपल सा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, तो ईस्टर का जनरली फॉर्मूला है CH3COO C2H5। ये है इथाइल एसीटेट। इसका यदि हम हाइड्रोलाइसिस करें, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, यहाँ हाइड्रोजन आयन है और ये किस में चेंज हो जाता है, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में। ये जो रिएक्शंस है, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस, अमोनियम नाइट्राइड का थर्मल डिकम्पोजिशन, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये किस में कंसिडर होते हैं, मॉडरेट रेट केमिकल रिएक्शंस में। क्यों, क्योंकि इनकी जो रेट है ना तो बहुत फास्ट है ना बहुत ही ज्यादा स्लो है, तो ये काउंट होते हैं मॉडरेट रेट केमिकल रिएक्शंस में। और हमारे इस पूरे चैप्टर में इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी रिएक्शंस के बारे में है, इस थर्ड के बारे में है। हम केमिकल काइनेटिक्स में हमारे जो बुक है उसमें जो मॉडरेट रेट वाली केमिकल रिएक्शंस है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग लर्न करने वाले हैं। ये सारा तो क्या हो गया, हमारे पास एक छोटा सा आउटलाइन हो गया कि केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टर्स है। उसके बाद हमने क्या चेक कर लिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में होगी कि नहीं होगी,
या होगी तो कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा या उसको कितना टाइम लगेगा। फिर हमने केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन चेक कर ली। उसके बाद हमने स्पीड के अकॉर्डिंग जो 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस है उनको हमने चेक कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, और आगे क्या हमारे पास टॉपिक है, सिंपल सा है, हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशन। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? यही तो हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। क्या पढ़ने वाले हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड या उसकी रेट क्या है। तो हम पहले क्या समझ ले, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या चीज है, होती क्या चीज है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा देता हूं क्या है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, अब यहां काम की लाइन है, ऑफ एनी, ये बच्चे भूल जाते हैं, एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम इंटरवल। सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट, ये काम की है, ये दोनों लाइनें, एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। सिंपल सा मतलब क्या है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट को उस केमिकल रिएक्शंस के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। हम किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट के बेसिस पर, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, N1A प्लस N2B, M1C प्लस M2D, A B क्या है? रिएक्टेंट है, C और D क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट है, N1 N2 M1 M2 ये सारे क्या हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। यदि मैं किसी केमिकल रिएक्शंस की रेट को लिखना चाहूं तो मैं ए के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शंस को मेंशन कर सकता हूं, बी के अकॉर्डिंग कर सकता हूं, सी के अकॉर्डिंग कर सकता हूं, डी के अकॉर्डिंग कर सकता हूं। ध्यान रखना है, इन चारों में से यदि यहां पर 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट है तो इन चारों में से हमें एक ही लेना है। या तो ए के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर दें, या बी के अकॉर्डिंग कर दें, या सी के अकॉर्डिंग, या फिर डी के अकॉर्डिंग। और उसमें भी क्या लिखना है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट। तो अब इसका मैं एक बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो यहां क्या लिखूं मैं? रेट, और यहां क्या लिखूं मैं? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। जो भी हमें टाइम दिया है कि भाई रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई तो 10 मिनट बाद, 0 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच इसका रेट क्या था, तो 0 से 10 का जो टाइम हमारे पास वो क्या हो गया? टाइम इंटरवल हो गया है। ये है चेंज इन कंसंट्रेशन। अब मैंने यहां चेंज इन कंसंट्रेशन मैंने मेंशन नहीं किया है रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का है, तो मैं दोनों को अलग अलग एग्जांपल से लेके चलता हूं। यहां मैं आपको समझाता हूं रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहां कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास है? सी और डी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? डेल। इसका मतलब क्या है? चेंज। किसमें चेंज? ये कंसंट्रेशन का सिंबल हो गया। चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन? मान लो मैं आपको समझा रहा हूं यहां सी के अकॉर्डिंग, तो यहां क्या लिखूंगा? सी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब सी क्या है हमारे पास? यहां पर प्रोडक्ट है, तो मैं ये रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां क्या आ जाएगा? डेल टी। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। डेल टी क्या है? टाइम इंटरवल। हम किस टाइम इंटरवल के बीच हम रेट निकालने वाले हैं। अब मान लो मैं डी के अकॉर्डिंग इस सेकंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करूं तो होगा रेट इक्वल्स टू, एक और चीज है यहां पर, यहां मैं भूल गया, जो रेट की यूनिट है वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ध्यान रखना, तो जो भी
जिसके रेस्पेक्ट में हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, सी के रेस्पेक्ट में है तो सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, m1 है। तो हमें इसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पर मोल निकाल रहे हैं। पर मोल जब हम निकालेंगे, आंसर्स रेट निकालेंगे, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, m1। m1 क्या है, इस C का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये है रेट ऑफ रिएक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू C। C क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। अब सेकंड में क्या निकालू, 1/d के रेस्पेक्ट में, तो 1/m2। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये हो गया हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। ये भी किसके अकॉर्डिंग है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। अच्छा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी कैसे निकालेंगे, सी का मतलब प्रोडक्ट, तो फाइनल माइनस इनिशियल। जहां पर भी आपको चेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहां क्या लिखेंगे, जो भी कंसंट्रेशन है वो फाइनल माइनस इनिशियल। इससे क्या निकल जाती है, कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ है, फाइनल कंसंट्रेशंस क्या है, उनमें से इनिशियल कंसंट्रेशंस को माइनस कर दें। अब आता हूं, ये तो मैंने किसके अकॉर्डिंग समझा दिया, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब समझाता हूं ए और बी के रेस्पेक्ट में। मैं चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शंस ए के रेस्पेक्ट में मेंशन कर सकता हूं, बी के रेस्पेक्ट में मेंशन कर सकता हूं। तो ए के रेस्पेक्ट में मेंशन करते हैं, क्या होगा यहां पर हमारे पास, रेट होगा इक्वल्स टू कोएफिशिएंट क्या है, n1, तो 1/n1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल टी। अब थोड़ा सा मैं यहां इसको आगे थोड़ा लेके जाता हूं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, जब टाइम 0 था, तब उसकी इनिशियल कंसंट्रेशंस क्या है, और थोड़ी देर बाद जब रिएक्शंस हो गई तो उसकी जो कंसंट्रेशन अब कितनी बची है, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। तो जो फाइनल कंसंट्रेशंस आएगी वो इनिशियल से थोड़ी सी कम होगी। तो यहां क्या लगाऊं मैं अब, 1/n1 डेल लगा देता हूं, यहां लिख देता हूं ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, और यहां लगा देता हूं डेल टी। अब दिमाग लगाते हैं, फाइनल का मतलब जब थोड़ा बहुत रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, उस समय रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है। इनिशियल का मतलब उस रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले हमारे पास कितना रिएक्टेंट था। यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो मुझे क्या मालूम है कि इनिशियल में रिएक्टेंट ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल मान लेता हूं कि इनिशियल में हमारे पास था 10, आगे मैं कंसंट्रेशन की यूनिट नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास मान लो 10 था इनिशियल, और इसमें से जो 2 है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो पीछे कितना बचा, 8 बचा। तो 8 क्या हुआ, फाइनल, 10 क्या हुआ, इनिशियल। तो यहाँ क्या आएगा 10, यहाँ क्या आएगा 8, तो 8 माइनस 10, तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। और जब -2 आंसर आएगा तो हमें क्या मालूम है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम क्या काम करते हैं, इस फॉर्मूले के पहले एक नेगेटिव लगा देते हैं, इस फॉर्मूले के पहले एक नेगेटिव लगा देंगे। ये नेगेटिव क्यों लगाया, ताकि जो इनका जो डिफरेंस है, जो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इस नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस पॉजिटिव हो जाएगी। सेकंड चीज, ये नेगेटिव केवल कब लगाते हैं, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उसके रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करते हैं। ए कौन है, यहां पर रिएक्टेंट है यदि, और यहां इसी रिएक्शंस को यदि मैं बी के रेस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करूं, इसका फॉर्मूला मैं बी के रेस्पेक्ट में लिखूं, तो रेट बी, उसके बाद क्या लिखें, 1/n2 इसका कोएफिशिएंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल टी। अब यहां आगे क्या लगाऊंगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जो इसका डिफरेंस आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो हमारा रेट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का यदि आप रेट रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके पहले आपको नेगेटिव मेंशन करना होगा। और यदि हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग शो कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या हो गया हमारे पास, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल है, N2 + 3H2 एरो 2NH3, ये अमोनिया का प्रिपरेशन, ये रिएक्शंस बैलेंस है। मैं यहां
कोई कैटेलिस्ट कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल आपको रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो शो कर रहा हूं। तो यहां लिखूंगा रेट, यहां N2 लिख दूं। N2 का मतलब मैं N2 के रेस्पेक्ट में शो कर रहा हूं। यहां क्या लगाएं, कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, तो डेल N2 अपॉन डेल टी, ये तो हो गया N2 के बेसिस पर। लेकिन अब N2 क्या है, यहां पर रिएक्टेंट है, तो यहां क्या लगा दूंगा, नेगेटिव। ये इक्वेशन नंबर 1। एक और चीज रह गई, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन कौन सी हमारे पास है, नंबर 3, और ये कौन सी है, नंबर 4 है। नंबर 1, इसके बाद इस पे आऊंगा वापस में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। और काम की चीज क्या है, इक्वेशन 1 इक्वस टू 2 इक्वस टू 3 इक्वस टू 4 होगी। ध्यान रखना, क्योंकि सारी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले हैं। एक आप रेट सी के अकॉर्डिंग लिखें, डी के अकॉर्डिंग लिखें, ए के अकॉर्डिंग लिखें, बी के अकॉर्डिंग लिखें, जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो इन चारों की कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, या सेम आएगी। तभी तो हम क्या कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम किसी के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो तो यदि हम किसी के भी रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो वो सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम यहाँ पर नेगेटिव, ये हो गया नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में मैंने रेट ऑफ रिएक्शंस को मेंशन किया। अब सेकंड लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शंस को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो यहां नेगेटिव 1/3 डेल H2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल टी, यहां भी नेगेटिव शो करूंगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 में कर रहा हूं अमोनिया के रेस्पेक्ट में, तो रेट अमोनिया यहां लिख दें। अब यहां नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन यहां क्या आएगा, 1/2 आएगा, डेल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ध्यान क्या रखना है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 कैसी होगी, इक्वल होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसके फॉर्मूले हैं, वो आपस में इक्वल होंगे। अब आते हैं इसमें लास्ट, इसकी यूनिट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट इसी का ये है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट सिंपल सा है, ऊपर क्या आती है, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ऊपर आएगा कंसंट्रेशन, नीचे है टाइम इंटरवल। तो कंसंट्रेशन की हमें मालूम है क्या है, मोल पर लीटर, और टाइम का क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो ये किसकी हो गई, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट हो गई। एक और चीज ध्यान देना कि ये सारी जगह मैंने क्या लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन। और जब भी हम कंसंट्रेशंस की बात करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन एक्वस या लिक्विड मीडियम में हो रही है, यानी एक्वस कंडीशन में हो रही है। यही केमिकल रिएक्शंस गैसियस कंडीशन में होती। तो हम क्या काम करते, यहां पर जो हम ये लिख रहे हैं कंसंट्रेशंस, यहां पर थोड़ा सा चेंज आता और यहां क्या आ जाता, ये पावर के फॉर्म में चला जाता, वो हमारे है नहीं, यहां आता पार्शियल प्रेशर आ जाता, पार्शियल प्रेशर आता किसका, जो रिएक्टेंट है या जो भी प्रोडक्ट है। ये यहां क्यों समझा रहा हूं, केवल इसलिए समझा रहा हूं कि यदि केमिकल की रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट चेंज हो जाएगी यदि कहीं पर भी गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट है, और वहां क्या होगा, मोल पर लीटर की जगह क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो हो जाएगा यहां पर एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेकंड इनवर्स। ये कब होगी, जब कोई भी रिएक्टेंट जिसके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, वो गैसियस हो, उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शंस की जो यूनिट है वो हो जाएगी एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। तो कि हमने क्या समझ लिया यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शंस, उसकी डेफिनेशंस, और किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शंस को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग कहाँ, टाइप, केमिकल रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो कितने टाइप्स की है, तो वो 2 टाइप्स की है हमारे पास। यहां तो हमने जनरल डिस्कशन किया है रेट ऑफ रिएक्शंस का, अब हम आगे चल रहे हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। 2 तरह की हमारे पास है। 2 तरह की क्यों है, हम दोनों को समझते हैं एक बार।
रेट ऑफ रिएक्शन में हम आगे चलते हैं, उसके टाइप हम पढ़ने वाले हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस की जनरल कंसेप्ट हो गया है। अगला है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो दो तरह की है। फर्स्ट कहलाती है RAVG, सेकंड कहलाती है RINS। ये दोनों अलग अलग क्यों जरूरत हुई इनकी, वो भी हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट आते हैं RAVG, इसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, तो हमारे पास दो तरह की क्या हो गई है, रेट ऑफ रिएक्शंस है। एवरेज है हमारे पास और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। अब इन दोनों में क्या, ये दोनों क्या है हम वो समझते हैं। फर्स्ट आते हैं, इससे पहले इन दोनों को समझने से पहले हम एक लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये सिंपल सी एक लाइन कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो उसका रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहा है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ चीजें समझाता हूं आपको। क्या कह रहा है, किसी भी रिएक्शंस का जो रेट है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मान लो एक केमिकल रिएक्शंस जहां स्टार्ट हुई है, जो ही वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई है, तो मान लेता हूं कि जो रिएक्टेंट है वो 10 है। ये उसकी क्या हो गई, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। कितनी है, 10 है। कुछ टाइम बाद ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ, इसका कुछ पोर्शन चेंज हो गया, तो टाइम ये कितना था, 0 था। टाइम अब कुछ 1 मान लेता हूं, 1 2 3, कुछ टाइम को आप यहां T1 मान लेता हूं। T1 टाइम पर क्या हुआ, रिएक्टेंट जो बचा हुआ है वो 8 है, तो 2 किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। टाइम T2 पर क्या हुआ, रिएक्टेंट जो बचा हुआ है वो है हमारे पास 6 मान लेता हूं, तो 4 किस में चेंज हो गया, 2 यहां से इनिशियल का 4 किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब आओ यहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला की रेट जो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। यहां कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की, 10 है, तो यहां जो रेट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहां कितना बचा अब रिएक्टेंट, 8, तो यहां रेट कम हो गया। यहां कितना बचा, 6, तो यहां रेट और कम हो गया। इसका मतलब जो जो रिएक्शंस होती जाएगी, रिएक्शंस का जो रेट है, जो स्पीड है वो कम होती जाती है। ये लॉ ऑफ मास एक्शंस के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब इनिशियल में रिएक्शंस का रेट बहुत ज्यादा होगा, थोड़ी देर बाद कम होता जाएगा, धीरे धीरे रेट और कम होता जाएगा। इसका मतलब उस एवरेज कब निकालेंगे, उस रिएक्शंस को स्टार्ट होने में और किसी पर्टिकुलर टाइम तक एंड होने में जो टाइम इंटरवल है, वहां उसके बीच का एवरेज रेट क्या है। एवरेज में क्या होगा, सभी का जो रेट है वो एक एवरेज रेट आ जाएगा, जबकि हमें मालूम क्या इनिशियल में ज्यादा है और लास्ट वाले पॉइंट में उसका रेट कम है। तो एवरेज का फॉर्मूला कब लगेगा, इनिशियल की कंसंट्रेशन फाइनल की कंसंट्रेशन का डिफरेंस और टोटल टाइम इंटरवल इनिशियल से लेकर फाइनल तक का उसका। तो आर एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, पहले आर एवरेज की मैं क्या लिख दूं, डेफिनेशन। आर एवरेज की वही डेफिनेशन है जो हमने ठीक इससे पहले रेट ऑफ रिएक्शंस की लिखी है। वो सारे फॉर्मूले कहां यूज आ जाएंगे हमारे पास, आर एवरेज में आ जाएंगे। तो आर एवरेज को हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डेल वाला फॉर्मूला यूज आएगा। लेकिन आर इंस्टेंटेनियस में हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, और इसके में क्या होगा, एक चेंज करना है। इंस्टेंटेनियस में हमें क्या काम करना है, इसकी मैं लिख रहा हूं चेंज इन, ये किसकी लिख रहा हूं मैं, RINS की।
चेंज इन concentration of any reactant और any product, ये तो सेम है, यहां तक सेम है, in a instant of time, instant of time, instant of time का मतलब है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर उस केमिकल रिएक्शंस का रेट क्या है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये केमिकल रिएक्शंस है, उसे हमें टाइम 0 से लेकर 0 सेकंड से लेकर या 0 मिनट मान लेता हूं, और टाइम 10 मिनट तक ये रिएक्शंस हो रही है, और हमें पता लगाना है कि 1 मिनट पर या 2 मिनट पर इसका रेट क्या था, 2 मिनट पर इसका रेट क्या है, या 4 मिनट पर या 6 मिनट पर इसका रेट क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम इस केमिकल रिएक्शंस का रेट को मेजर करना चाह रहे हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम इस केमिकल रिएक्शंस के रेट को मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और 0 से लेकर 10 मिनट तक इसका क्या रेट होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाएगा RAVG। और किसी पर्टिकुलर मोमेंट क्या कहलाएगा, RINS। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। RINS इनिशियल टाइम में कुछ ज़्यादा होगा, जो जो टाइम निकलता जाएगा यहाँ आप निकालोगे RINS तो उसकी वैल्यू कम आएगी। तो दो तरह के हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। एवरेज, जब हमारे पास कोई टाइम इंटरवल हो, उस टाइम इंटरवल के बीच हमें रेट निकालना है तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस निकलेगा। और यदि हमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट में या पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में निकालना है तो क्या यूज आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस आएगा। अब इन दोनों की यूनिट सेम है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में क्या चेंज है, एवरेज और दोनों में। तो यहां लिखता हूं पहले R एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव लगाओ, मैं मान लो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसे समझाता हूं। तो ये 1 स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट डेल P अपॉन डेल T। P क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो यहाँ मैंने नेगेटिव मेंशन नहीं करूंगा। अब इसी को मैं RINS के अकॉर्डिंग समझाता हूं, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल रहे, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर चेंज इन कंसंट्रेशंस बहुत कम होता है और टाइम भी बहुत कम है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टाइम बहुत कम होने का मतलब टाइम का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो यहाँ क्या आएगा, 1 स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, डेल की जगह D हो जाएगा। बस यही चेंज करना है, जहां डेल है वहां D हो जाएगा। और D का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज है। ये RINS का फॉर्मूला है, ये R एवरेज का फॉर्मूला है। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में निकालना हो तो R एवरेज यूज लेंगे, और किसी पर्टिकुलर मोमेंट या इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपको निकालना हो तो RINS का यूज लेंगे। दोनों की यूनिट सेम है। और हम अब इस अगले वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, R इंस्टेंटेनियस और R एवरेज का ग्राफिकल मेजरमेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शंस का यदि हमारे पास ग्राफ है तो उस ग्राफ से हम कैसे इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शंस को मेजर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हुआ है तो आप दो काम जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।